गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि पिछला टॉपिक, पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने डिस्कस किए थे वो सिंपल थे और आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और एक बार अगर आपने न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर दिया है तो आगे सीक्वेंशियल मैनर में हम चाहें तो सारे न्यूमेरिकल्स ईजिली समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। मैं टाइप डिस्कस कर रहा हूँ, पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता चलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी जो न्यूमेरिकल है उसको समझकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था कि न्यूमेरिकल का आंसर न्यूमेरिकल में ही छुपा हुआ होता है। तो इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है तो मिनिमम उसकी 2 बार रीडिंग करें। कहीं न कहीं कोई ऐसा पार्ट आपको ज़रूर नज़र आएगा जो आपको हिंट करेगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है और उस टॉपिक को कोरिलेट करते हुए उससे रिलेटेड रिलेशंस को रिकॉल करते हुए आप उस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो इस तरह का है कि एज पर क्वेश्चन क्या चीज़ गिवन है कि स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, दीज आर टू आइडेंटिकल इक्वली चार्ज्ड स्फीयर, मीन्स चार्जेस ऑन देम क्या है, सेम है, एंड they interact with each other with a force of, it is given that the force of interaction between them is 2 into 10 raised to power minus 5 Newton. Okay, इनके बीच का force of interaction कितना है, it is 2 into 10 raised to power minus 5 Newton. Now as per question में क्या given है कि third uncharged identical sphere is touched with A and then placed at the midpoint. Okay, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर, ओके, उसको पहले ए के कांटेक्ट में रखा गया, फिर उसको उठाकर कहां रख दिया गया, एट द मिड पॉइंट। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें कि व्हेन वी प्लेस ए एंड सी इन कांटेक्ट विद ईच अदर दे स्टार्ट शेयरिंग देयर चार्जेस। क्योंकि दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है तो दे विल शेयर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, मींस द चार्ज ऑन ए इज q/2 and charge on C is also q/2. Okay, is it clear? And whereas charge on the B is q. What is the distance between A and C? It is r/2. And what is the distance between C and B? It is r/2, because C is placed at the midpoint of line joining A and B. Now we have to find the net force on sphere C. हमें क्या करना है, C स्फीयर पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, एज पर आवर केस फर्स्ट, ये हमारा केस फर्स्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस केस फर्स्ट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught q into q, that is q square upon r square, and this value of this force is also given in the question, 2 into 10 raised to power minus 5 न्यूटन। ओके, ये चीज हमें साफ नजर आ रहा है। अब आप ध्यान दें, इस स्फीयर पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, फर्स्ट ड्यू टू ए एंड सेकंड ड्यू टू बी। फोर्स ऑन द स्फीयर सी पर फोर्स किसके कारण, ए के, तो हम इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं FCA, मींस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, एंड इट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट इज 1/4 pi epsilon naught q/2 upon r/2 होल स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो q स्क्वायर बाई r स्क्वायर और 2 और 2 यानी कि 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर रिमेनिंग विद 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग C to B। ये फोर्स किसके अलोंग है, अलोंग CB। इज इट क्लियर? इस स्फीयर पर एक और फोर्स लग रहा है ड्यू टू द चार्ज स्फीयर B, और क्योंकि दोनों का नेचर सेम है तो ये चार्ज स्फीयर B इसको रिपल करेगा एंड दिस विल बी द फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, FCB। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B इट कैन बी रिटन एज 1/4 pi epsilon naught, what is the charge of the first sphere, q/2, charge of the second sphere q, and square of distance between them, and which is r/2 होल स्क्वायर। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, 1 2 कैंसिल हो जाएगा लेकिन 1 2 बचेगा, वो ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा 2 into 1/4
4 by epsilon naught q square by r square. And direction of this force is along CA. Along CA. C से A की तरफ. Okay. Now compare the magnitude of these two forces. Okay, अगर इस पूरी टर्म को हम x मान लेते हैं तो ये कितना हो गया 2x. It means this value force on C due to B is more than the force on C due to A. Means this force is greater. तो इस मिडिल चार्ज पर नेट फोर्स किधर लगेगा टुवर्ड्स A, and that net force is equal to force on C due to B minus force on C due to A. अगर ये 2x है, ये x है, तो 2x में से x को माइनस करेंगे कितना बचेगा? It is equal to x means 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon r square. Okay? मतलब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी. And value of this term is equal to 2 into 10 raised to power minus 5 Newton. Means the net force on the middle charge is equal to 2 into 10 raised to power minus 5 Newton. उम्मीद करता हूँ कि अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो आप लोगों को समझ में आया होगा. और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे और बढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूँ जो कंडीशनल है, जो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा. अब ध्यान दें कि मान लेते हैं Q1 और Q2, these are the two charge particles, okay, and P is a point on the line joining, not in between but on the line joining, okay, and test charge placed on that point experiences zero force. Now we have to write the condition for which the test charge placed on the line joining experiences zero force, okay. अब मान लेते हैं, ध्यान देना, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना. This is the charge at A, this is the charge at B, और ये मान लेते हैं P पॉइंट है. अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि इस चार्ज पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, ओके. फर्स्ट ड्यू टू A, सेकंड ड्यू टू B, ओके. सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, इफ दिस Q1 चार्ज इज ऑफ पॉजिटिव नेचर, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इट विल एक्सर्ट ए रिपल्सिव फोर्स. दिस इज द फोर्स ऑन P ड्यू टू A, ओके. अब यहां पर आप ध्यान दें कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों ही फोर्सेस के डायरेक्शन, यानी कि सेकंड फोर्स का भी डायरेक्शन सेम हो जाएगा, एंड देयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो. इनका रिजल्टेंट दो फोर्सेस का, जो फर्स्ट ड्यू टू A एंड ड्यू टू B, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो कब होगा? इफ वी कंसीडर वन ऑफ द चार्ज एज नेगेटिव, ओके. नाउ सपोज दिस चार्ज इज ऑफ नेगेटिव नेचर. इन सच केस दिस नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स इट, and that is the force on P due to B. Now these two forces, दोनों का डायरेक्शन हमें क्या नजर आ रहा है? अपोजिट. इन सच केस देयर रिजल्टेंट मे बी जीरो. इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है. इस पॉइंट का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1 है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड चार्ज मान लेते हैं R2, ओके. तो अगर हम FPA लिखते हैं तो ये कितना आएगा? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर. और अगर इसी तरह से FPB अगर लिखते हैं, यानी फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, तो ये कितना आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2, ओके. अब ये दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन हमें ऑलरेडी अपोजिट नजर आ रहे हैं, ओके. तो रिजल्टेंट जीरो कब होगा? इफ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. अपोजिट तो है, अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू जीरो, ओके. तो जैसे ही हम इनको इक्वेट करेंगे हमें क्या मिलेगा? Q1 बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर. क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देना, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 होल स्क्वायर, ओके. एज पर द डायग्राम हमें साफ नजर आ रहा है. क्या नजर आ रहा है? R1 is more than R2, R1 is more than R2, numerator is more than denominator. It implies that on left hand side Q1 is more than Q2, okay. Q1 is more than Q2, यानी कि this charge is of larger magnitude and this charge is of smaller magnitude, and the point where the test charge experiences zero force, it lies close to the smaller charge. तो यहाँ पर दो एसेंशियल कंडीशंस क्या निकल कर सामने आई है कि दोनों चार्जेस का नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट, एंड द पॉइंट और टेस्ट चार्ज शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज.
अभी जो क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले अगले दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मान लेते हैं दो चार्जेस गिवन है एंड एक क्वेश्चन बनता है वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस सो दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, कि तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है उस मिडल चार्ज की। एक और क्वेश्चन बनता है कि what should be the nature and magnitude of the third charge so that the whole system is in equilibrium। अब when it is given that when third charge is in equilibrium, इसका मतलब क्या, जिस चार्ज की बात की जा रही है उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। लेकिन जब हम बात करते हैं when whole system is in equilibrium, इसका मतलब क्या है, the net force, the resultant force on each and every charge must be equal to zero। पहले हम बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और नेचर हमें फाइंड आउट करना है सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब हमें ध्यान देना, जब हमें पोजीशन निकालनी है तो इंटरमीडिएट चार्ज यानी जिसको हम प्लेस कर रहे हैं बीच में, उस पर हम रिजल्टेंट फोर्स चेक करेंगे। और जब हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, नेचर निकालना है, उस केस में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक द एनी एक्सट्रीम पोजीशन चार्ज पार्टिकल, कोई सा भी एक्सट्रीम पोजीशन पर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका मैग्नीट्यूड और नेचर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है कि द टू चार्जेस Q एंड कैपिटल Q, ओके, दे आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r डिस्टेंस अपार्ट। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द थर्ड चार्ज is placed at the midpoint। थर्ड चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज, कहाँ रखा है, placed at the midpoint, यानी पोजीशन ऑलरेडी गिवन है। एंड वी हैव टू फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, ताकि पूरा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में। जब हमें फाइंड आउट करना है नेचर एंड मैग्नीट्यूड तो हम मिडिल चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन के चार्ज को कंसिडर करेंगे। अब जैसे हम चार्ज ए पोजीशन का जो चार्ज है उसको ले रहे हैं, ए पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, फर्स्ट ड्यू टू Q नॉट, सेकेंड ड्यू टू Q, ओके। चेक करते हैं, ध्यान देना, लॉजिकली हमें सोचना है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये दोनों तो पॉजिटिव ऑलरेडी गिवन है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये चार्ज इसको रिपल करेगा। मैं इस पॉइंट को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि फोर्स को हम मार्क कर सकें। दिस विल बी द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ओके। अब लॉजिकली आप समझें कि इस पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपल, ओके। क्या दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? एज दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो। अब क्वेश्चन ये उठता है अपोजिट कैसे होगा, कि अगर ये चार्ज, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, अगर ये नेगेटिव नेचर का है, इन सच केस the force on charge at A due to C it will be towards C। ये फोर्स किधर हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड दिस विल बी द फोर्स ऑन A ड्यू टू C। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज मे बी जीरो। रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेज का जीरो हो सकता है बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या नजर आ रहा है हमें, अपोजिट, ओके। नाउ लेट अस राइट द फोर्स ऑन A ड्यू टू B, मतलब A पर फोर्स किसके कारण, B के कारण। इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ओके। एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये जो डायरेक्शन है, आगे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, B A प्रोड्यूस, क्या लिखेंगे, along B A produce, okay, clear it? Now let us write the force on A due to C, and force on A due to C is equal to 1/4 pi epsilon naught। first charge is Q, second charge is Q naught, and distance between them, ये चार्ज कहां पर रखा हुआ है, at the midpoint, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, r/2 होल स्क्वायर, ओके। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, r का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर बाई 4 जो आएगा वो 4 ऊपर चला जाएगा, एंड वी हैव Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है ये पॉइंट? अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, along AC,
AC। ओके, अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है? व्हेन दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल। अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑलरेडी पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके मैग्नीट्यूड को अगर इक्वेट कर दें, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, तो उस केस में उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? जीरो। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि फोर्सेस आर ऑलरेडी पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो ओनली इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मींस फॉर नेट फोर्स ऑन A इक्वल टू जीरो, द फोर्स ऑन A ड्यू टू B इट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑन A ड्यू टू C। फोर्स ऑन AB कितना है? एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू C इज और मल्टीप्लाई बाय 4 है ना। ओके, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। एक क्यू से एक क्यू भी कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बच रहा है क्यू इज इक्वल टू 4q, यानी कि स्मॉल क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट है किसके इक्वल है? इट इज q बाई 4। और साथ में हमने डिस्कस किया है कि इसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। इट मीन्स क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ q by 4. Okay, in this way we can find the magnitude of the third charge so that the whole system is in equilibrium. एक तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, एक सेकंड क्वेश्चन निकलता है, एक और बनता है कि where the third charge should be placed so that the whole system or that third charge is in equilibrium. जब पोजीशन निकालनी है तो जो मिडिल चार्ज होगा उस पर हम रिजल्टेंट फोर्स चेक करेंगे। ओके, तो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट q and 4q, these are the two charges placed at point A and B and the separation between them, इनके बीच का सेपरेशन A हो सकता है, R हो सकता है, कोई वैल्यू गिवन हो सकती है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं? लेट द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट पॉइंट C। थर्ड चार्ज को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं? एट पॉइंट C, whose distance from the first charge is x, जिसका पहले चार्ज से डिस्टेंस कितना है? x, and this charge is in equilibrium. Okay, clear? अब ये जो चार्ज है which is placed at point C, ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इस पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना हो? जीरो। इस चार्ज पर कितने फोर्सेस लग रहे हो? कितने फोर्सेस लगेंगे? फर्स्ट ड्यू टू चार्ज एट A, सेकेंड ड्यू टू चार्ज एट B। तो चेक करते हैं कि इस चार्ज पर A के कारण कितना फोर्स लगेगा। देखो, जब तक हमें नेचर गिवन नहीं है हम उनको क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव नेचर का। ओके, तो यहां पर आप ध्यान दें कि फोर्स ऑन C ड्यू टू A, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव, एंड दिस फोर्स कैन बी मार्क्ड एज फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ओके, क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑन C ड्यू टू A, एंड दिस फोर्स ऑन C ड्यू टू A इट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। ओके, डायरेक्शन के लिए हमारे पास पॉइंट है अलोंग CB, अलोंग CB। ओके, इस चार्ज पर एक और फोर्स लग रहा है ड्यू टू B, और उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन C ड्यू टू B। ओके, तो ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपल करेगा, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑन C ड्यू टू B। ओके, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड 4Q। पहला चार्ज कितना है? Q, दूसरा चार्ज कितना है? 4Q, और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है? x, तो ये डिस्टेंस कितना है? A, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज A minus x का होल स्क्वायर। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग CA, अलोंग CA। ओके, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हो। ठीक है, तो फॉर the net force on C is equal to 0. These two forces, FCA and FCB, they must be equal in magnitude. दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अपोजिट तो ऑलरेडी है, वो हमें नजर आ रहा है। ओके, तो जैसे ही हम इनके मैग्नीट्यूड को प्लेस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
एक्स स्क्वायर एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड 4q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन जो भी टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये q और ये भी कैंसिल हो गया, कैपिटल Q और कैपिटल Q भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच रहा है a माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ऊपर ले आते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है उसको इधर लाएंगे, साथ में 4 है तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। ओके, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वी गेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। अब ध्यान देना, वैसे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं वी हैव टू टेक प्लस और माइनस साइन, लेकिन हमने लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव साइन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि जब दो वैल्यूज होंगी तो एक वैल्यू करेक्ट होगी एक वैल्यू इनकरेक्ट होगी, लेकिन क्योंकि हमने लॉजिकली ऑलरेडी फोर्सेज को अपोजिट डायरेक्शन में मार्क कर रखा है और डायरेक्ट हम उनके मैग्नीट्यूड के इक्वेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट वैल्यू होगी। ओके, तो ये इस x को इधर ट्रांसफर करें तो कितना आ जाएगा 3x, यानी x प्लस 2x इज 3x इज इक्वल टू a, यानी कि x इज इक्वल टू a बाय 3, यानी ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू a बाय 3। तो इस टाइप के ये दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सपोज 3 चार्जेस q मे बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कैसे भी हो सकते हैं, दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ साइड, यानी जिसकी साइड्स किसके इक्वल है a। ओके, वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज। लेट अस कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन b पर दो फोर्सेस लगेंगे, फर्स्ट ड्यू टू दिस चार्ज, सेकंड ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, तो फोर्स ऑन b ड्यू टू a के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ बी ए क्यों लिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑन b ड्यू टू a। ओके, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q, दैट इज q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, एज पर डायग्राम मैं इस वैल्यू को f1 भी लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट ये फोर्स किसके इक्वल है f1। ओके, इस चार्ज पर एक और फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस चार्ज एट c, और वो फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, दैट फोर्स इज फोर्स ऑन b ड्यू टू c, फोर्स ऑन b ड्यू टू c, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दैट इज q स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम a स्क्वायर, मान लेते हैं इस फोर्स को हम लिख देते हैं f2। ओके, क्या ये दोनों फोर्सेस एक सिंगल लाइन के अलोंग है, अगर एक लाइन के अलोंग होते तो सेम डायरेक्शन में होते तो हम उसका एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देते, बट दीज टू फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल। ओके, इन सच केस द रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos of theta, where theta is the angle between f1 and f2। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना है 60, तो ये एंगल भी कितना आएगा 60। हमें फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है। ओके, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान देना, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। ओके, तो हम अगर x ले लेते हैं, इस वैल्यू को क्या ले लें, f1 की वैल्यू x ले लेते हैं, तो ये वैल्यू पे कितनी हो जाएगी x, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x स्क्वायर एंड कॉस ऑफ 60। ओके, ये किसके इक्वल आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे, विद इन ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस cos of 60 एंड वैल्यू ऑफ cos of 60 इज हाफ। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3x, मीन्स द नेट फोर्स इज √3 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन a charge placed at the corner of equilateral triangle। क्योंकि सिमेट्रिकल पैटर्न है तो सभी चार्जेस पर इतना ही फोर्सेस लगेगा। Now let us take some questions related to electric field। Okay, now according to this question it is given that two charges of magnitude E and 4E, they are separated by 1 meter
and we have to find a point on the line joining. We have to find a point on the line joining where net electric field intensity is 0. हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो, 0 हो। उसके लिए मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ए पॉइंट C। हम एक C पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं whose distance from first is x। ओके, C पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चार्जेस के कारण है, ड्यू टू E एंड ड्यू टू 4E। नाउ लेट अस mark the value of electric field intensity at point C due to charge at A। मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 भी लिख सकते हैं, ECA भी लिख सकते हैं, and that electric field is equal to 1/4 pi epsilon naught, okay, and charge upon distance square, and distance is x square, okay। अब बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। In order to find the direction of electric field at any point, प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो। अब बताओ कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो चार्ज है, ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर एक्सर्ट करेगा। दिस ई डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, ई रिप्रेजेंट चार्ज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, and it is charge of the electron and charge of the proton, both are equal to E। इन केस अगर प्लस ई लिखा हुआ है, इट मींस इट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, अगर माइनस ई लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान देना कि दिस ई डजंट रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ द, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इट रिप्रेजेंट चार्ज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो जब हमें इसका कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो हम इसके साइन को क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1, ओके। तो इस E1 का डायरेक्शन किधर आ रहा है, अलोंग CB, ओके। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण भी है। तो नाउ लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज एट B। मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहा हूं E2, एंड इट इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, ओके, 4E अपॉन ये जो डिस्टेंस है, अगर ये पूरा डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, a माइनस x का होल स्क्वायर, ओके। अगेन इसका नेचर क्या है, कोई साइन मार्क नहीं है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। इन सच केस दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सर्ट ए रिपल्सिव फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट C। किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को पता करना है तो उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो और देखो कि वो सोर्स चार्ज जो है वो इस पर फोर्स किधर लगाएगा। सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E2, दैट इज अलोंग CA, ओके। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बताओ कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट, क्योंकि हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना था जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C टू बी इक्वल टू 0, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अपने आप 0। इट मींस E1 इट मस्ट बी इक्वल टू E2। जैसे इक्वेट करेंगे क्या आएगा, अगेन जो भी टर्म कैंसिल हो रही है उस सबको कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास बच रहा है 4 अपॉन दिस और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्योंकि हमने लॉजिकली ऑलरेडी डायरेक्शंस मार्क कर रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम स्क्वायर रूट जब लेंगे तो पॉजिटिव साइन को ही हम कंसिडर करेंगे। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 3x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a/3, यानी कि x is equal to 1/3 meter, okay, as value of a is 1 meter. In this way we can find the position of the point where net electric field intensity is 0. Now let us take another example related to it. As per the next question, it is given that the two charges, one of plus 16 microcoulomb and second charge is minus 9 microcoulomb, they are placed 8 centimeter apart from each other, okay. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, ओके।
वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अब यहाँ पर वो पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, वो पॉइंट बाहर हो सकता है, वो लाइन ज्वाइनिंग पर इधर भी हो सकता है। एक बार हम लॉजिकली चेक करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर हम पॉइंट इस जगह पे प्लेस करें, अब सोच कर देखो कि इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। इस पॉइंट पर डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, अगेन इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे। जैसे ही हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रहे हैं, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E2। और E1 और E2 का डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? इसका सीधा सा मतलब क्या है कि द पॉइंट कैन नॉट बी ऑन द, इस तरह से हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ओके, मीन्स द पॉइंट कैन नॉट बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग इन बिटवीन द टू चार्जेस। लेकिन लाइन ज्वाइनिंग पर हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है, आगे की तरफ हो सकता है। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लॉजिकली मार्क करने की कोशिश करते हैं, सी पॉइंट, ओके, जिसका डिस्टेंस फर्स्ट चार्ज से कितना है, x मान लेते हैं। ओके, अब देखो कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करना है। वी हैव टू प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ओके, अब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो ये इस पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है उसको क्या करेगा, रिपल, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E1। So this will be the direction of electric field due to the first charge. Now let us find the direction of electric field at this point due to second charge. Okay, second charge कैसा है, नेगेटिव, तो ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E2। हाँ, इस केस में डायग्रामेटिकली लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है, इस केस में इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है, 0। इट मीन्स वो पॉइंट इन बिटवीन नहीं होगा, लाइन ज्वाइनिंग पर इन दोनों चार्जेस के आउटर साइड में हो सकता है, और हमने उस पॉइंट के डिस्टेंस को क्या मार्क किया है, x। नाउ लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। ओके, इस चार्ज को हमने Q1 लिखा हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, एंड दिस डिस्टेंस इज x स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, x, तो x स्क्वायर। ओके, अब आप ध्यान दें कि डायरेक्शन क्या है, along AC प्रोड्यूस, आगे की तरफ, along AC produced. Okay, now similarly we can write the value of E2। इस पॉइंट पर सेकेंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड चार्ज कितना है, Q2। ओके, ध्यान देना चार्जेस के साइन को, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम चार्जेस के साइन को यूज वैल्यूज के फॉर्म में नहीं करेंगे, हम उनके साइन को यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम ये चार्ज नेगेटिव जरूर है, लेकिन हम माइनस साइन यूज नहीं करेंगे। तो Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, a, ये डिस्टेंस कितना है, x, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, a प्लस x, यानी कि a प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम C टू A, फ्रॉम C टू A। ओके, along C। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कब हो सकती है, जब E1 और E2 अपोजिट तो है ही, इसलिए सिर्फ हमें उनके मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है। तो जैसे ही हम इसके मैग्नीट्यूड को इक्वेट करेंगे, क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस x का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है, Q2 अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। Q1 की वैल्यू हमें पता है, Q1 इज कितना है, 16 माइक्रो, माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁶, अपॉन x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है, -9, लेकिन माइनस साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि उस साइन को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻⁶। ओके, ये तो हो गया Q2 और अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। ओके,
10 रेस्ट पावर माइनस 6 दोनों तरफ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 16 a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इधर मिलेगा 9x स्क्वायर। अगेन ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के लिए हमारी वैल्यू करेक्ट आएगी। ओके, तो जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 4a प्लस एक्स और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा x। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4a प्लस 4x इज इक्वल टू 3x, ये इधर जाएगा, इधर जाने के साथ ही कितना हो जाएगा माइनस 4x यानी इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 4a यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 4a, x इज इक्वल टू माइनस 4a। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इस पॉइंट को इस साइड में मार्क किया है, तो ये एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इस साइड ना होकर वो इस साइड होगा। ओके, और हमने इससे पहले भी एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज कौन सा है Q2, तो वो इस साइड होगा।